हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर आईबीओ 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मेजर फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि कौन कौन से मेजर्स जो है वो लिए गए ताकि एक्सपोर्ट को डेवलप किया जाए हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को। अब फर्स्ट है वॉल्यूम प्रोडक्शन। डिस्पाइट लार्ज प्रोडक्शन बेस, प्रोडक्शन एंड सप्लाई आर इनएडिक्वेट टू फुलफिल ओवरसीज राइजिंग डिमांड ऑफ ऑल हैंडीक्राफ्ट। यानी कि क्या होता है कि कितनी वॉल्यूम में प्रोडक्शन की जाए, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन फिर भी जो भी हमारी ओवरऑल राइजिंग डिमांड है उस राइजिंग डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पाते। किस चीज़ से रिलेटेड डिमांड है? हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो डिमांड है उसको इंडिया फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने अभी भी उसका जो प्रोडक्शन बेस है वो क्या है, लार्ज होने के बाद भी वो इतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा जितनी उसकी प्रोडक्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड है। प्रोडक्शन नीड टू बी इंक्रीज ऑन कंटिन्यूस बेसिस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी प्रोडक्शन को दिन बर दिन बढ़ाना चाहिए। लैक ऑफ एडुकेट स्किल्स एंड सेमी स्किल आर्टिशियंस एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अपीयर टू बी द अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन एडुकेट प्रोडक्शन। अब क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे या फिर इतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे जितने डिमांड है? रीज़न ये हो सकता है कि स्किल या सेमी स्किल आर्टिशियंस की कमी है, ठीक है। उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जितनी क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी का चाहिए वो क्वालिटी या क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से जो भी डिमांड है वो क्या है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिशियन शुड बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी। अब क्या होता है कि जो भी हमें रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल होंगे तभी हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे और डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स है या फिर जो भी वर्कर्स है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको स्किलफुल बनाना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो क्या होए, इंक्रीज होए। ये था हमारा फर्स्ट मेजर जो कि एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए। क्या था? वॉल्यूम प्रोडक्शन की। लार्ज प्रोडक्शन बेस होने के बाद भी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी डिमांड है, इसलिए हमें अपनी डिमांड को कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ाना चाहिए। क्या रीज़न हो सकता है डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी डिमांड है? रीज़न बेसिकली दो है। एक तो है कि स्किल्ड वर्कर्स की कमी होना, स्किल्ड आर्टिशियंस की कमी होना। दूसरा, जो भी रॉ मटेरियल जिस क्वांटिटी में जिस क्वालिटी का चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी, और साथ ही साथ जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी आर्टिशियंस हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप। क्वालिटी और वर्कमैनशिप क्या कहता है? तो क्वालिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज नॉट consistently maintained. Quality control measures should be taken by using the qualitative and quantitative raw material. Workmanship is concerned, it may not be possible to maintain an exact standard but can be made to improve वर्कमैनशिप बाय अपग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ द आर्टिशंस। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स को बनाना चाहिए। जो भी है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या होता है, जो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाई जाती है, जो भी जेम से ज्वेलरी बनाई जाती है, वो ज़्यादातर हैंडमेड होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो चीज़ जैसी बनी है दूसरी भी सेम वैसी ही बने। मशीन होती है तो मशीन तो हर एक चीज़ को सेम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हैंडमेड आइटम जो होती है वो सारी सेम नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस या डिफरेंस आ ही जाता है। तो जो भी वर्कमैनशिप है या फिर जो भी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है ना दूसरी कंट्री को, ठीक है, वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के, क्वांटिटी में गुड्स को बनाया जाए, ठीक है, और एक अच्छा और स्टैंडर्ड जो है मेंटेन किया जाए, ताकि हमारे जो गुड्स की वैल्यू है दूसरी कंट्री में इंक्रीज़ हो। और अच्छी क्वालिटी के गुड्स अगर प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट करेंगे हमारी कंट्री से। ये था सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्राइस। Price has become an important factor in the marketing of handicraft as the consumer have become price conscious of the machine made substitute performing the same function, and similar handicraft originating from other developing countries are available at a cheaper price. Attempt should be made to keep the price of a handicraft
विद इन द रीजनेबल लिमिट। अब क्या बात होती है कि जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा हैंडमेड और दूसरा होता है मशीन मेड। मशीन मेड यानी कि क्या है, हैंडमेड का सब्सिट्यूट है। सेम वैसे ही प्रोडक्ट बनाया जाता है जैसे हैंडमेड बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम मशीनों का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी पर यूनिट की कॉस्ट आती है वो कम आती है, क्योंकि जब भी मशीनों का यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाई जाएगी तो वो लार्ज क्वांटिटी में बनाई जा रही है, और लार्ज क्वांटिटी में जब भी कोई चीज़ बनाई जाएगी तो पर यूनिट की कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। अब क्या होता है ना कि प्राइस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैनमेड मशीन मेड आइटम्स आ चुकी है, सब्सिट्यूट अवेलेबल हो चुका है हैंडमेड का, तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे, हैंडमेड्स लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं इसलिए वो खरीदना नहीं चाहेंगे। लोग मशीन मेड गुड्स की तरफ जाएंगे क्योंकि सेम वही प्रोडक्ट मिल रहा है और कम प्राइस में मिल रहा है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने प्राइस को कम कर सकें। अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के, तो हमें अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना होगा। रीजनेबल प्राइस में हमें गुड्स को प्रोवाइड करना होगा ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। डिज़ाइन डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या कहती है, द साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड न्यू सेगमेंट ऑफ द ओवरसीज मार्केट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सेगमेंट हैव बीन ग्रोइंग फास्टर ईयर आफ्टर ईयर। The manufacturer exporters who are specialized in traditional handicraft and catering only to seasonal demand should take due advantages of the growing size of the modern segment of overseas market। अब क्या होता है ना कि हमने वॉल्यूम पे भी ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। सेकंड, हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया, अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। थर्ड, हमने प्राइस पे ध्यान दिया। फोर्थ, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है कि क्वालिटी तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन नए नए डिज़ाइन आने चाहिए। क्या है, जो भी हम हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रहे हैं या ठीक है, तो वो नई नई आइटम्स होनी चाहिए, नए नए डिज़ाइन में आने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही है। ट्रेडिशनल सेगमेंट जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा रहा है, मॉडर्न सेगमेंट का यूज़ किया जा रहा है हमारी मार्केट के अंदर। इसलिए इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी आइटम्स बनाई जाती है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड उसमें डिज़ाइन चेंज होते हैं। तो दिन ब दिन अगर आप डिज़ाइन चेंज करोगे, ठीक है, कंपेयर करोगे दूसरों के प्रोडक्ट से, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ओवरसीज मार्केट में डिमांड है। नए प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छे से बिकेंगे, ज़्यादा डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की। अगर आप वही ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बना बना के बेचोगे तो एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा इससे। तो किस पे ध्यान देना है, हमें डिज़ाइंस पे ध्यान देना है। नए नए डिज़ाइन आए हैं उन पे ध्यान देना है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने पॉइंट्स पढ़े कि किस तरीके से क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम अपने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकें। वॉल्यूम अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में गुड्स बनाने हैं ताकि जितनी भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई दे सकें। सेकंड, हमने क्वालिटी पे ध्यान देना है। थर्ड, हमने प्राइस पे ध्यान देना है, कम से कम प्राइस, अच्छे से अच्छी क्वालिटी और नई डिज़ाइंस अवेलेबल होनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।